फिर से बहुत दिनों बाद आए हैं ना, तो फिर वही चक्कर होगा। चलिए, अपनी बात हो गई थी नैगम्य, संग्रहण्य और व्यवहार्य। नैगम्य किसे कहते हैं शॉर्ट में? बोलिए आशांति। हाँ, तो इसको और शॉर्ट में कहें तो मतलब कि जो काम अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है, या तो भूतकाल में हुआ था, या भविष्य में होगा, या अभी भी थोड़ी देर बाद में होगा। अभी बिल्कुल जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जो काम नहीं हो रहा है, लेकिन उस काम को अभी हुआ हुआ कहना, अभी चल रहा हो जैसे, इस टाइप से कहना। मतलब वर्तमान में अनिष्पन्न वस्तु या अनिष्पन्न कार्य को वर्तमान में निष्पन्नवत देखना या निष्पन्नवत कहना, वो कहलाता है नैगम्य। कि जैसे कि वही तो बात हो गई, वही तो बात हो गई। वो तो जो काम या तो भूतकाल में हो गया है कि महावीर भगवान का जन्म 2500 साल पहले हुआ था, लेकिन हम बोलते हैं आज महावीर जयंती है महावीर का जन्म महोत्सव है, तो आज थोड़ा ना जन्म हुआ है, वो तो इतने साल बच्चे, लेकिन वो भूत नैगम्य से हम आज कहते हैं। अब कोई काम भविष्य में होने वाला है, लेकिन उसको भी अपन काम आज ही कहते हैं। मंदिर की नींव खुदाई हो, और यहाँ ये हमारा मंदिर है, जैसे अपन किसी को कोई दिखाते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े बड़े, तो ये तो यहाँ 24 ही है, यहाँ समावशरण है, ऐसा अभी तो जमीन ही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वर्तमान में ही उसको कह रहे हैं जैसे ये कंप्लीट हो गया है। तो ये सब कहलाता है नैगम्य। जो काम वर्तमान में नहीं हो रहा है, वर्तमान में पूरी वस्तु नहीं होने पर भी, वो काम नहीं होने पर भी उसको ऐसा मानना कि वर्तमान में है, वो कहलाता है बस नैगम्य। भावी नहीं, अभी तो वर्तमान में नहीं हो रहा, भूतकाल में हुआ था या भविष्य में होगा, तो वो है नैगम्य। अब जो भूतकाल में हुआ था उसको वर्तमान में देखना, वो है भूत नैगम्य। जो भविष्य में होगा उसको वर्तमान में देखना, वो है भावी नैगम्य। और जो वर्तमान में भी थोड़ी देर बाद होगा, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि मेरे आदर्श नगर में अभी कोई मेरे से पूछे, आप है ना 12 बजे चलो, नहीं 12 बजे तो मैं आदर्श नगर में हूँ, ऐसे अपन ऐसे करके भी तो बोलते हैं। अभी तो मैं आज तो मैं शाम को तो वहाँ हूँ, तो अपन ये वर्तमान मतलब आज का दिन गिना ना। कोई ऐसे कहे आज शाम को ही जाने वाला हो कहीं बाहर, आज तो मैं शाम को तो बॉम्बे में हूँ, तो अभी तो तुम जयपुर में बैठे हो, लेकिन अभी 2 घंटे में फ्लाइट से बॉम्बे पहुँच जाएंगे, तो ये कहेंगे। तो ये कौन सा, ये किस अपेक्षा से कह रहे हो आप? ऐसा कैसा हूँ वर्ड बोल रहे हैं वर्तमान, लेकिन वो नैगम्य से हम कह रहे हैं, वर्तमान नैगम्य से। और 2-4 महीने बाद वाली बात हो कि 2 महीने बाद तो हम शिखर जी में हैं, तो वो भावी नैगम्य हो जाएगा। ऐसा अभी चावल हमने निकाले हैं डब्बे में से और आज तो चावल बने हैं, ये कहना कौन सा नय होगा? वर्तमान नैगम्य। हाँ, भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य। और अब दूसरा है संग्रहण्य। संग्रहण्य किसे कहते हैं? बोलिए सरोज आंटी। किसी एक विशेषता के आधार पर पदार्थों में एकत्र स्थापित करना। हाँ, किसी एक विशेषता, एक कॉमन, एक ऐसी विशेषता जैसे आप सबको एक ग्रुप में डालना हो, तो क्या कह सकते हैं कि सब महिलाएं हैं सब। तो ये सब एक विशेषता देखिए। अब उसमें ये नहीं देख रहे कि चश्मे वाली हैं, बिना चश्मे वाली हैं, 50 वाली हैं, 40 वाली हैं, 60 वाली हैं, गोरी हैं, काली हैं, पाटनी हैं कि छाबड़ा हैं कि बूचरा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक विशेषता देखी, महिलाएं हैं, तो सबको एक में डाल दिया। तो ऐसी एक विशेषता देखें जिससे दुनिया के समस्त पदार्थों को, समस्त पदार्थ मतलब 6 द्रव्यों को एक ग्रुप में डाल दें, तो वो एक ग्रुप क्या बना रखा है हमने? द्रव्य। और उनकी वो विशेषता क्या है? सत, अस्तित्व। अस्तित्व के आधार पर सभी द्रव्य एक हैं। तो ये सब द्रव्यों को एक मानने वाला, एक जानने वाला, एक कहने वाला नया कौन सा है? हाँ, तो वो कहलाएगा, अभी कॉमन देख रहे हैं ना अपन, संग्रह, फिर भेद करेंगे, तो वो कहलाएगा संग्रहण्य। यानी जाति के आधार पर पदार्थों में एकता स्थापित करने वाले नय को
संग्रहणय कहते हैं। और जो समस्त द्रव्यों में, दुनिया के समस्त पदार्थों में एकता स्थापित करता है वो शुद्ध संग्रहणय है। और जो छोटे छोटे उनकी अलग अलग विशेषता के आधार पर उनमें ग्रुप्स बनाता है, संग्रह करता है, वो अशुद्ध संग्रहणय कहलाता है। ऐसे संग्रहणय 2 प्रकार का है। नैगम्य 3 प्रकार का था, भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य। संग्रहणय 2 प्रकार का है, शुद्ध संग्रहणय और अशुद्ध संग्रहणय। अब तीसरा है व्यवहारण्य। व्यवहारण्य किसे कहेंगे, बोलिए। हाँ, संग्रहणय द्वारा संग्रहित, संग्रहणय ने जिनके ग्रुप्स बनाए थे, अब उन ग्रुप्स में विधि पूर्वक भेद करना है। अब जैसे अपन ने ग्रुप बनाया था महिलाओं का, हाँ मैंने होमवर्क भी तो दिया था आप लोगों को, ये तो भूली नहीं मैं, याद नहीं दिलाया आपने। देखते हैं, बढ़िया है। हाँ सही है। जी, अब ये जो नीचे जीव आपने लिया ना, ये अशुद्ध संग्रहणय में जाएगा। शुद्ध संग्रहणय तो एक ही बार आएगा। शुद्ध अशांति का सही है, इसमें से देखना, आप लोग चेक कर लेना। हाँ देखिए, संग्रहणय तो इकट्ठा कर रहा है, वो तो भेद करके, मैंने भेद करके अपने को तो नया निकालना था। भेद आप कोई से भी ले सकते थे, मतलब ये भेद आसान पड़ते हैं जीव पुद्गल के। देखिए, संग्रहणय तो ग्रुप बना रहा था, इकट्ठा कर रहा था। अब संग्रहणय द्वारा जो संग्रहित पदार्थ हैं, जो ग्रुप बनाए गए हैं, उनमें विधि पूर्वक भेद, मतलब उनमें फिर और भेद करने वाला नय कहलाता है व्यवहारण्य। जैसे हमने ग्रुप बनाया था महिलाएं, अब महिलाओं में हमने एक भेद, अब ये तो सारी महिलाएं एक में आ गई। अब मैं आपको, मान लो अपन कोई गेम खेल रहे हो, अंताक्षरी खेल रहे हो, हाँ अभी हम अंताक्षरी खेल रहे हो, तो अपन क्या करते हैं, आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन, ये विधि पूर्वक हमने भेद कर दिया। बस में अपन खेलते हैं तो इधर वाली पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये हमने किसी आधार पे फिर उनमें भेद कर दिया। तो संग्रहणय द्वारा जिनको इकट्ठा किया था, फिर उसमें भेद करने वाला वो नय कहलाता है व्यवहारण्य। देखो, इनके बिना काम ही नहीं चलता। हम घर में अभी सबके अप्रैल के महीने में गेहूँ आए, 3, 4, 5 जितनी बोरी जिसके घर में आते, वो आता है, एक साथ रख गए, वो संग्रह हो गया। फिर हम एक साथ सारे के सारे 4 बोरी निकाल के पीसवा लेते हैं क्या, पीस लेते हैं क्या। फिर उसमें से हम एक पीपा लाते हैं, जहाँ गेहूँ रखे हैं स्टोर में, वहाँ से एक पीपा निकालते हैं। फिर एक पीपे में से भी पूरे के पूरे को एक साथ नहीं पीसते, हम तो नहीं पीसते। फिर उसमें से 3-4 दिन का थोड़ा सा पीसते हैं। फिर वो जो पीसा, मतलब ये पूरा था संग्रह। फिर एक पीपा निकाला, वो व्यवहार हो गया। फिर एक पीपा हुआ संग्रह, उसमें से अपन ने एक गाले जितना डाला, वो हुआ व्यवहार है। ये सब अशुद्ध है। मेन जो एक शुद्ध होगा वो तो एक होगा, वो मेन जो टंकी आई ना अपनी भरी, वो शुद्ध संग्रह, उस टंकी में से जो निकाला वो शुद्ध व्यवहार, बस। यानी सब द्रव्यों को एक माना। रियल में क्या है, सब द्रव्यों को एक माना, जाति के सत्ता के आधार पे, वो शुद्ध संग्रह है। जीव, अपन ने द्रव्यों का भेद कर दिया ना, द्रव्य है वो शुद्ध संग्रहणय का विषय है। फिर द्रव्य का एक भेद हो गया ना जीव, तो वो भेद कह दिया, वो शुद्ध व्यवहार में जाएगा जी। हाँ, शुद्ध व्यवहार में जाएगा। हाँ। अब अपन ने एक पीपा निकाला, वो उसको माना अपन ने संग्रह। हाँ, फिर उस एक पीपे में से हमने गाले में डाला, तो वो गाले में डाला, वो व्यवहार हो गया। अब उस गाले में से जितना पिसा आटा, वो हो गया अपना संग्रह। फिर उस आटे में से भी अपने इतना पिस के आया आटा डब्बा, है ना, तो एक साथ सारा परात में डाल के थोड़ा ना उसनते हैं। फिर उसमें से जितना परात में लिया, वो व्यवहार हो गया। फिर वो जितना आटा अपन ने लगाया, वो था, और उसमें से वो पूरा हो गया संग्रह। फिर उसमें से पूरे की एक साथ रोटी बना देते हैं, पूरा आटा लेके। फिर उसमें से अपन लोया लेंगे, फिर उसकी बनाएंगे। तो मतलब संग्रह फिर व्यवहार, संग्रह फिर व्यवहार, इस तरह से दोनों के बिना काम चलता नहीं लाइफ में।
संग्रह भी होता है और अशुद्ध संग्रह और व्यवहार संग्रह। हाँ, रियल लाइफ में अशुद्ध संग्रह ने और हाँ, शुद्ध व्यवहार ने और अशुद्ध व्यवहार ने। तो जो शुद्ध संग्रह ने में भेद कर रहा है वो कहलाएगा शुद्ध व्यवहार ने। शुद्ध संग्रह ने सत्ता के आधार पर सब द्रव्यों को एक मान रहा था। शुद्ध संग्रह ने के आधार पर विश्व द्रव्य ये एक बता दिया, तो वो हुआ शुद्ध संग्रह ने। फिर शुद्ध व्यवहार कहा कि द्रव्य 6 होते हैं। ये जो फर्स्ट भेद हुआ ना, सबसे पहला भेद, वो कहलाएगा शुद्ध व्यवहार ने। अब उस 6 जो भेद हमने किए, कौन कौन से 6 भेद किए? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये कहलाएंगे शुद्ध व्यवहार ने। अब इसमें से हमने जीव को पकड़ लिया, यानी कि हमने वो जो टंकी में सारे गेहूं थे उसमें से एक पीपा निकाला, तो अब ये जो निकाला ये कहलाएगा संग्रह, अशुद्ध संग्रह। फिर इस अशुद्ध संग्रह के जीव के हमने फिर भेद किए, यहाँ लिखे हैं कुछ, अभी ये तो पुद्गल वाले लिखे हैं। फिर उस जीव के फिर संसारी और मुक्त, तो ये क्या हो गया? फिर से व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार। जीव को माना अब हमने अशुद्ध संग्रह, तो जीव के 2 भेद किए, संसारी और मुक्त, तो वो हो जाएंगे अशुद्ध व्यवहार। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, उस दिन तो आ गया था। कहाँ हो रहा है वापस में शुद्ध? वापस में वही नहीं रहा, कभी आपको पानी रखा है आपस में नहीं। आज मैं लास्ट बार लिख लूँ, मैं सोची थी आज पूरा करूँगी, लेकिन द्रव्य, द्रव्य मतलब ये सारे द्रव्य, ये हो गया शुद्ध संग्रह, ये शुद्ध संग्रह का विषय हो गया। अब द्रव्य में मतलब सारे अपन ने मान लिए, जीव, पुद्गल, द्रव्य, धर्म, 6 भी, और जितने जीव हैं, जितने पुद्गल हैं, धर्म, धर्म, आकाश, काल, तो एक ही है, तो ये सारे आ गए द्रव्य में। अब इस द्रव्य के हमने भेद कर दिए, 6 होते हैं, ये 6 थे। तो ये जो 6 भेद किए, ये भेद किसमें जाएंगे? शुद्ध व्यवहार में। ये जो भेद किए ना हमने, ये वाले, ये सारे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, अभी ये भेद किया, ये संग्रह नहीं है। देखिए उस दिन भी अपन ने देखा था, इधर ध्यान दीजिए, जब हमारी नजर इकट्ठा करने पे है, जब हमारी नजर ग्रुप बनाने पे है, तो वो संग्रहने का विषय होगा। विशुद्ध अशुद्ध को छोड़ो, अभी जब हमारी नजर हम इकट्ठा देख रहे हैं किसी चीज को, तो वो कहलाएगा संग्रहने। और जब हम किसी चीज को भेद करने में लगे, उनके डिवाइडेशन कर रहे हैं, तब वो व्यवहार नहीं जाएगा। अब अभी हमने द्रव्य के भेद किए ना हमने द्रव्य के 6, तो ये भेद करेंगे तो ये जाएगा शुद्ध व्यवहार में। अब इसको संग्रह नहीं बोलेंगे, अभी हम भेद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नजर कहाँ है? डिवाइडेशन पे है। अब ये जब हमने भेद किया ना, अब इन भेद में से हमने एक को पकड़ा, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या यार, इधर पूछ लीजिए, मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अभी ये अपन ने, अब ये जो भेद की ना, जब भेद भी अपनी नजर थी, तब अपन ने इसको कहा था व्यवहार, है ना। अब हमारी नजर भेद पे नहीं है, अब हमारी नजर केवल जीव पे है, हमारी नजर ही नहीं है। तो इस जीव को जब हम देख रहे हैं, अकेले जीव को, तो ये हो जाएगा अशुद्ध संग्रह का विषय। जब हम जीव को देख रहे हैं, मतलब ये हमारी नय का मतलब है हमारा दृष्टिकोण, हमारा एंगल, हमारी अपेक्षा, हम किस अपेक्षा से देख रहे हैं। यही जीव
इसका धर्म ऐसे भेदों में देख रहे हैं तो ये व्यवहार में भी जाएगा। अपन इसको डिवाइड कर रहे थे तो वो हो गया। और फिर आप तो शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, छोड़ो। आपको संग्रह और व्यवहार समझ में आ रहा है ना? इकट्ठा देख रहे हैं तो संग्रह भेद कर रहे हैं, तो आप शुद्ध अशुद्ध के भी चक्कर में मत पड़ो। शुद्ध अशुद्ध में चक्कर पड़ रहा है ना आपको, जिसकी बात कर रहे हैं उसको देख। हाँ, हम किस रूप में उसको देख रहे हैं, हम उसको अभेद देख रहे हैं। हाँ, अब ये चीज ये तो था शुद्ध संग्रह में हमेशा एक ही होता है दुनिया में। शुद्ध संग्रह ने एक ही है, वो द्रव्यों को एक देखना बस। और उस द्रव्य के जो भेद किए वो शुद्ध व्यवहार है, वो भी एक ही होगा। इसके बाद अब जो भी भेद चल रहे हैं ना, वो सब अशुद्ध वाले ही जाएंगे। इसलिए आप शुद्ध अशुद्ध के भेद के चक्कर में ही मत पड़ो। शुद्ध संग्रह नहीं, अशुद्ध भेद तत्व तो जीव के भूतल के भेदों में जाएगा ना। शुद्ध संग्रह ने दुनिया में केवल द्रव्य मात्र देखना, सत्ता मात्र देखना, वही बस। सब द्रव्यों को एक वही, इसलिए बाकी तो अशुद्धि चलने वाले, इसलिए आप शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में मत पड़ो। आपको संग्रहने का विषय है कि व्यवहारने का विषय, इतना देखो। अब ये सारी कुर्सियां पड़ी इकट्ठी, ये संग्रहने का विषय। अब इसमें से हम एक को निकाल लें, अलग अलग कर दी तो अभी तो कुर्सी के अपन और टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए आगे नहीं चलेगा। मतलब इस तरह से अपन हर चीज में ऐसे ही चलेगा। अभी अपन ने गेहूं वाला उदाहरण दिया, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए कि सारे इकट्ठे पड़े संग्रहने का विषय, फिर एक थोड़ा थोड़ा पानी में समझ लो, पानी भर दे, सुबह से मटका भर दिया, पूरा मटका तो ना उठा के एक बार में पी जाते हैं, फिर उसमें से छाना एक जग, तो एक जग भी एक बार में नहीं पीते हैं। एक गिलास भी पूरा एक बार में नहीं पिया जाता, एक घूंट करके ही तो पीते हैं। तो संग्रह फिर व्यवहार, संग्रह फिर व्यवहार, ये चलता ही रहता है। ये दोनों आपस में चलते ही रहते हैं, बिना मतलब इनके होता ही नहीं है। संग्रह व्यवहार जीवन की इस तरह से, हाँ, संग्रह में तो बस ये चाहे इकट्ठा देखा वो संग्रह ने, जहाँ उनके भेद किए वो व्यवहार में, फिर यहाँ इकट्ठा देखा तो ये संग्रह में हो गया, फिर जीव के भेद कर दिए संसारी और मुक्त, तो ये जीव के भेद कर दिए, तो ये कौन सा हो गया? भेद करे तो भेद कर दिए, क्या हो गया? व्यवहार में। अब फिर हमने इसमें से केवल संसारी को पकड़ लिया, तो ये संसारी को पकड़ा तो ये क्या हो गया? अकेले संसारी जीव को पकड़ा तो कौन से में जाएगा? संग्रह में कि व्यवहार में? संग्रह में। अब हम इस अकेले संसारी जीव को देखते हैं तो ये संग्रह में गया। अब फिर संसारी जीव के भेद कर दिया हमने, रस और स्थावर, तो ये संसारी जीव के भेद करे, कभी जब भेद की रस और स्थावर, ये व्यवहार में जाएंगे। फिर त्रस को पकड़ लो तो ये संग्रह में आएगा, त्रस के भेद की दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो वो व्यवहार में चल जाएगा। फिर एक पंचेंद्रिय को पकड़ लो संग्रह में, फिर पंचेंद्रिय के दो भेद कर दो, सैनी और असैनी, तो वो व्यवहार में। बस इतना सा है, कुछ कठिन नहीं है, बस इतना सा है कि इकट्ठा करके देख रहे हैं तो संग्रह में है, उसको भेद कर रहे हैं तो इतना सा है बस। शुद्ध के चक्कर में हाँ, इसके बाद ये तीन नए हुए, इसके बाद में है चौथा नए, ऋजु सूत्र नए। मतलब ये जो नए हैं, संग्रह और व्यवहार नए, ये मतलब लौकिक दृष्टि से ही बहुत उपयोगी हैं और पारलौकिक दृष्टि से भी। देखो, हम आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा बोला तो किसी, सबसे पहले आप जाओ, कोई संसार से दुखी जीव हो और कोई मुनि महाराज आए हुए हो कि हे भगवान, मैं संसार से बहुत दुखी हूँ, मुझे उपदेश दो कुछ, तो उसको कहो आत्मा को जानो। अब उसको क्या समझ में आता है? कुछ भी समझ में नहीं आता। आत्मा शब्द है, अब ये संग्रहने का विषय, पूरी आत्मा अनंत गुणों का अखंड देखा ना, वो संग्रहने का विषय, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसको भेद करके बताया, तुझमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अनंत गुण है, थोड़ा खोल खोल के स्वरूप बताया, तो ये व्यवहार हो गया। तो बिना संग्रह के, बिना व्यवहार के, अब वो उससे उसको समझ में आया, लेकिन जब अनुभव करेगा तो ऐसे अलग अलग ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ऐसे देखेगा तो अनुभव होगा ही नहीं।
फिर वापस से अभेद अखंड आत्मा का अनुभव उसको करना पड़ेगा, तब अनुभव होगा। अपन समझ लो कुछ भी लेने जाओ, साड़ी लेने जाओ, एक सेट लेने जाओ, ज्वेलरी लेने जाओ, तो क्या होगा? पहले वो साड़ी सिमटा ही आपको देगा तो ले लोगे आप, देखो ये साड़ी है, खोल खोल के देखते हैं, तो वो अभेद से काम नहीं, संग्रह से काम नहीं चलता, फिर उसको व्यवहार भेद करते हैं। ज्वेलरी में भी वो एक एक चीज़ बताता है, उसकी बारीकियाँ, देखो इसमें ये ऐसे लगा है, ये ऐसे लगा है, ये बारीकी है, ये है ना, ये जो कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, ये ऐसे नहीं जुड़ी हुई, एकदम मजबूत है, चिपकी भी नहीं है, सिली हुई है। साड़ी में भी अपने को बताता है ना वो, ये तारे चिपके हुए नहीं है, सिले हुए हैं, उधड़ेंगे नहीं है, पक्के हैं, वैसे वैसे जो भी, तो वो फिर भेद कर करके बता रहा है। अब जब साड़ी पहनते हैं या गहना पहन रहे हैं, फिर एक एक भेद ध्यान देते हैं, ये नग है, ये जुड़ा जड़ा है, कि ये चिपका है, कि ये साड़ी में ये है, फिर उसको पहनते हैं, तो फिर वो संग्रह की दृष्टि से। तो ये लाइफ में इस तरह से नए चलते ही रहते हैं। अब है ऋजु सूत्र नए। ऋजु सूत्र नए किसे कहते हैं? देखिए इसके तो शब्द क्या है, फिर वही है, बहुत कठिन कठिन है। ऋजु सूत्र नए का मतलब है जो केवल वर्तमान को विषय बनाए, जो केवल वर्तमान को विषय बनाए उसे ऋजु सूत्र नए कहते हैं। लिखिए, जो केवल वर्तमान को विषय बनाए उसे ऋजु सूत्र नए कहते हैं। विषय बनाए, विषय बनाए मतलब उसको ग्रहण करे, उसको समझे। हर जगह शब्दार्थ नहीं चलता। जो केवल वर्तमान को विषय बनाए उसे ऋजु सूत्र नए कहते हैं। अब यहाँ पे अपने को देखना, ये तो समझ में आ गई बात, जो वर्तमान को विषय बना रहा है, लेकिन वर्तमान किसे कहते हैं? प्रॉब्लम ये है, वर्तमान किसे कहते हैं? वर्तमान कितनी देर का? एट प्रेजेंट में वर्तमान कितनी बड़ा? वर्तमान का साइज क्या है? ये तो कोई बात ही नहीं। देखो वास्तव में तो वर्तमान एक समय मात्र का है, वास्तव में वर्तमान एक समय मात्र का है। हर समय पर्याय बदलती है, बस वर्तमान उतना ही है। लेकिन वो एक समय हमको पकड़ में नहीं आता। हम जब हमको असंख्यात समय लगते हैं तो हमको कोई चीज़ पकड़ में आती है, एक समय वाली तो पकड़ में ही नहीं आती। तो हमारा वर्तमान देखो कितना होता है कि अभी 11 से पौने 12 वाला वर्तमान है, अभी क्लास चल रही है। ये अपन आज की क्लास में मैंने सोचा था आज की क्लास में पूरा कर दूंगी, तो ये आज की क्लास कितनी हो गई अपने वर्तमान पौन घंटे का वर्तमान। अभी अपन ने कितना बना लिया? पौन घंटे का वर्तमान। और कुछ काम ऐसे होते हैं आज का दिन, तो पूरा 24 घंटे का वर्तमान, पूरे 24 घंटे को आज बोल रहे ना अपन। और कभी कभी अपन इस हफ्ते तो कुछ भी काम नहीं हुआ, हफ्ता ही पूरे 7 दिन का वर्तमान बना लेते हैं। फिर इस महीने ऐसे बोलते हैं, इस महीने ये काम चल रहा है, इस महीने तो वो, हाँ, तो इस महीने को अपन वर्तमान में देखते हैं, बिल्कुल वर्तमान जैसे ट्रीट करते हैं। भाई अभी इस महीने तो कुछ काम नहीं हो सकता, अभी इस महीने तो ये है, तो ये महीना को हमने वर्तमान बना लिया। कभी फिर और आगे बढ़ते हैं तो ये साल, इस साल तो ऐसा है ऐसा है। उस पूरे अभी जब अपन अभी कौन सा, अभी वर्तमान में कौन सा सन चल रहा है? 2019 चल रहा है, तो 2019 पूरा एक साल का वर्तमान मान लिया अपन ने। और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये शताब्दी, तो ये 2000 वाला जो ईयर चल रहा है ना, 2000, ये वर्तमान हो जाता है। और आगे बढ़ो तो क्या बोलते हैं अपन? वर्तमान, अवसर्पणी काल, पंचम काल। तो पंचम काल कितना बड़ा है? 21,000 वर्ष का पंचम काल है, उसको वर्तमान बना देते हैं। तो ये हम अपनी जब जितना मर्जी होती है उतना बड़ा वर्तमान बना लेते हैं। 21,000 वर्ष, ये तो पंचम काल है। और उसके अलावा अवसर्पणी जो पूरा काल है, पहले काल से लेके छठे काल तक का, वो तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, उसको भी वर्तमान अवसर्पणी काल में वर्तमान 24, तो वो 24 तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुई थी चौथे काल में। कितना बड़ा बड़ा वर्तमान बनाते हैं हम। हाँ, तो ये सारे जो वर्तमान, निश्चय वर्तमान, वही अपन शुद्ध वाला देखो ना, वो तो एक समय का है। शुद्ध जो वर्तमान है वो तो एक समय का है, लेकिन एक समय का वर्तमान हमारे पकड़ में नहीं आता। तो ये हम जो अपने हिसाब से घंटों में, दिनों में, सालों में जो वर्तमान को लेते हैं, उन सबको विषय बनाने वाला नय कौन सा है? ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र नय।
ठीक है। बस जो इतने बड़े बड़े वर्तमान को जो ये हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि ये हफ्ते तो हम ये काम नहीं कर सकते, इस हफ्ते जो हमने बोला ये कौन से नए से बोल रहे हैं, ये ऋजु सूत्र नए से। इस महीने आज की क्लास ये हम किस नए से बोल रहे हैं, ये ऋजु सूत्र नए से कह रहे हैं। इसके भी वही दो भेद हैं, इसके शुद्ध अशुद्ध की जगह सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने और स्थूल ऋजु सूत्र ने। जो एक समय की पर्याय को विषय बना रहा है उसका नाम है सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने, और जो अनेक समयों की बड़ी बड़ी पर्यायों को विषय बना रहा है हम क्या बोलते हैं, ये मनुष्य भाव, ये वर्तमान कहलाता है पूरा। अभी 80 साल 90 साल 100 साल की जो लाइफ है जिसकी जितनी है, ये पूरा एक वर्तमान नहीं बोलते हम। हमारे इस भाव में तो अपने का ये काम करना ही है, ये भाव तो हमारा यूं ही जा रहा है। कभी कभी हम आज का दिन तो बेकार ही गया, ये हफ्ता तो बेकार ही गया, ऐसा बोलते हैं। तो वो हफ्ते को, दिन को, कभी मनुष्य भाव को इस तरह से वर्तमान बनाते हैं। तो वो सब क्या है, स्थूल ऋजु सूत्र ने। देखिए नीचे जो बोल्ड वाला है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है, और स्थूल ऋजु सूत्र ने अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय अर्थात द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है। अभी आप ये अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय पे अभी अपन नहीं जाएंगे। अभी मतलब इतना समझ में इतना आ गया कि एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने है, और अनेक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है वो स्थूल। ये पेज नंबर 81 पे 82 है। आप हाँ, कुछ बुक्स में 82 है, मेरी में 81 है। नए पुराने एडिशन का थोड़ा फर्क हो गया है। बाकी बस यही बात है इसमें, अपन ने जो कर ली है, और तो थोड़ी पढ़ के देख लेना, आप लोगों को पढ़ना हो तो। हाँ उतना ही है। पढ़ूँ मैं पढ़ूँ वैसे एक, या तो आप लोग पढ़ के देखना। बाकी वही है कि वर्तमान समय एक समय मात्र का होता है, और उसके बाद में जो भी बड़ी बड़ी पर्याय हैं वही है। एक समयवर्ती अध्रुव है ना, पर्याय क्षणिक होती है, एक समय में ही बदल जाएगी। अध्रुव मतलब क्षणिक बदलने वाली, तुरंत बदलने वाली। वो शब्द थोड़े कठिन मतलब इसमें वैसे ही हैं, इसीलिए बात इसमें इतनी है जितनी अभी मैंने बताई ना, बात इसमें इतनी है कि जो पर्याय मात्र को ग्रहण कर रहा है, वर्तमान को ग्रहण कर रहा है, पर्यायों को ग्रहण कर रहा है, वो ऋजु सूत्र ने है। तो पर्याय तो एक समय की होती है, लेकिन एक समय हमारे पकड़ में नहीं आता, तो हम बड़ी बड़ी पर्यायों को ही पकड़ पाते हैं। 1 घंटे की पर्याय, 4 पिक्चर देखने गए तो 3 घंटा वो एक पर्याय उसको एक वर्तमान बना लेते हैं। कभी 5 घंटे का एक वर्तमान बना लेते हैं, कभी 1 दिन का 24 घंटे का बना लेते हैं। इस तरह से हम अपने सूक्ष्म हमारी पकड़ में नहीं आता ना, वो तो केवल ज्ञान गम नहीं है, हम तो स्कूल से ही समझ सकते हैं। अब है इसके आगे शब्द ने। देखिए पेज नंबर इसमें 84 पे है मेरे, नहीं वो 83 पे जो है वो नहीं, आगे आ जाइए। शब्द ने 5 नंबर शब्द ने डला हुआ है, 5 नंबर डल के जो शब्द ने डला हुआ है, वो जो 83 पे जो है वो अभी छोड़ दीजिए आप लोग, उसको समझाने में मेहनत बहुत होगी, फिर भी पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी चीज़ें पेंडिंग रहने दीजिए, वो बाद में कभी। यहाँ देखिए अभी ये शब्द ने, समभिरूढ़ ने और एवं भूत ने, ये 3 नए हैं। ये 3 नए शब्दों से संबंधित हैं। शब्दों से संबंधित है मतलब हमारे व्याकरण से संबंधित हैं। ये हमारी भाषा को अच्छा बनाते हैं, हमारी भाषा को पकड़ के रखते हैं। और जिनवाणी भी क्योंकि लिपिबद्ध है, जिनवाणी में भी भाषा है, तो किस तरह की भाषा होनी चाहिए, किस तरह के प्रयोग होने चाहिए, वो ये 3 नए बता रहे हैं। तो शब्द ने क्या कहता है, देखिए शब्द ने लिंग संख्या, इसकी डेफिनेशन इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मतलब कि शब्द ने जो
हाँ हाँ, लास्ट लाइन है, काल कारक लिंग संख्या वचन और उपसर्ग के भेद से शब्द के अर्थ में भेद मानने को शब्द नय कहते हैं। लेकिन अभी समझ में कैसे आएगा, मैं उदाहरण से समझाती हूँ, उदाहरण समझ लीजिए। देखिए कि शब्द नय क्या कहता है कि आप जो वाक्य बोल रहे हो तो वो जिस लिंग में हम बोल रहे हैं उसी लिंग की उसमें क्रियाएं वगैरह उसी लिंग के संबंध में। जैसे कि ये बंगाली होती है ना, अपनी बाइयाँ आती हैं, वो पता है क्या बोलती हैं, हाँ अपने को स्त्रीलिंग को तो पुरुष लिंग में बोलेंगी, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, ऐसे करके बोलती हैं। तो ये शब्द नहीं कहेगा, गलत है। तुम स्त्रीलिंग और व्याकरण प्रयोग कर रहे हो पुरुष लिंग की। ऐसे ही वो लड़के के लिए बोलेंगी, मेरा आदमी आ जाएगी, ऐसे बोलती हैं ना ऐसे। तो वो पुल्लिंग में स्त्रीलिंग की व्याकरण लगाते हैं, स्त्रीलिंग में तो ये कहते हैं ये आपने लिंग व्यभिचार का मतलब है दोष, ये लिंग में गड़बड़ कर दी। कभी कभी हम फ़ोन पे बात करते हैं, हेलो हाँ मैं ज्योति बोल रही थी कि बोल रही हूँ, थी थोड़ी ना हूँ, मैं भूतकाल में थोड़ी ना हूँ, मैं तो वर्तमान में हूँ, लेकिन ऐसा बोलते हैं अपन, मैं ये बोल रही थी। तो ये आपने काल व्यभिचार कर दिया, हो आप वर्तमान में और काल लगा रहे हो भूतकाल का। वो वहाँ पे उन्होंने कुछ भी तो बोल तो मतलब ये जो ये शब्द दिए ना काल लिंग, ये जो अर्थ है ऐसे ही है ना। ऐसे बोलेंगे कि फ़ोन आएगा लैंडलाइन पे, तो मैं बोलूँगी आपके लिए फ़ोन आया है, नहीं आपका फ़ोन आया है, आपका आया है कि आपके लिए आया है, आया तो आपके लिए है, लेकिन क्या बोलेंगे आपका फ़ोन आया। बहुत बार ऐसे बोलते हैं, सुमत प्रकाश जी बहुत देते हैं उदाहरण, बोले लोग भोजन के लिए बुलाते हैं और फिर लेकर आए जेंट्स, अंदर आवाज़ लगाई लेडीज़ को कि भाई पंडित जी आ गए, भोजन तैयार है ना। तो अंदर से लेडीज़ बोलती हैं हाँ बस पंडित जी की चटनी बटना बाकी है। पंडित जी की चटनी पंडित जी को पीस के चटनी बनाओगे क्या? लेकिन वो बोलने में ऐसे आता है, लेकिन शब्द नहीं कहेगा, नहीं गलत है, शब्द नहीं कहेगा। अपन बोलेंगे तवे की रोटी, ऐसे बोलते ना ये तवे की रोटी संभाल लेना, तवे की थोड़ी ना है रोटी, पर ये बोलते हैं, गलत नहीं है, लेकिन शब्द नहीं कहेगा कि सही नहीं है। बोलने में बोला जाता है, लेकिन शब्द ने उसको मानता नहीं। ये शब्द ने कहा है कि वो लिंग कारक संख्या इनके जो दोष हैं उनको स्वीकार नहीं करता। वो बोलता है आप सही बराबर प्रॉपर, हाँ प्रॉपर यूज में लो आप हर चीज, ऐसा। जैसे वचन और शब्द के भेद, हाँ वचन भी ऐसे ही, जैसे कि एक मोती की माला, फिर एक मोती की माला लिया ना, एक मोती की माला कि मोती की एक माला, मोती की एक माला या एक ही मोती की माला, एक मोती की माला। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कहीं कहीं बोर्ड लगा रहता है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। अब भैंस शुद्ध है कि दूध शुद्ध है? भैंस का शुद्ध दूध मिलता है ऐसे होना चाहिए, और लिखेंगे क्या यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? शुद्ध भैंस शुद्ध है आपकी। तो वो हाँ, तो ये बस वो ये जो कहाँ किसको यूज लेना है, ऐसी जो गड़बड़ियाँ होती है, तो शब्द ने कहता है ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं चलेगी, आप सही करके बोलो। लेकिन चलती दुनिया में चल रही है, लेकिन जिनको शब्द नय का ज्ञान है और जिनको व्याकरण का ज्ञान होता है वो अपनी भाषा, हाँ इसमें ऐसा कोई पाप वाला दोष नहीं है, पाप वाला दोष नहीं। दोष का मतलब है वो नहीं कहेगा ये चीज़ गलत है, वो नहीं कहेगा ये चीज़ गलत है, उसके हिसाब से तो अगर वो चेक करेगा कॉपी तो वो तो गलत करेगा कि गलत है, ऐसा है ना। मतलब वो ऐसे जैसे अपन स्त्री के यहाँ उदाहरण दिया है, देखिए दार भार्या कलत्र मिला सबको, बीच में बोर्ड लिखे हैं। ये शब्द नय वाला जो पैराग्राफ है ना अपना, दार भार्या कलत्र, ये तीनों हैं स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। स्त्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो दार भी स्त्री को बोलते हैं, भार्या भी और कलत्र भी, लेकिन ये तीनों शब्द स्त्री के पर्यायवाची होने पर, स्त्री कौन सा शब्द है? लिंग में स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें से जो दार है ये पुल्लिंग शब्द है, भार्या है स्त्रीलिंग शब्द है, और कलत्र ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो ये शब्द ने तो इसको चला लेगा कि मतलब ये चल जाएंगे, लेकिन शब्द ने कहेगा कि
मतलब शब्द में कहेगा कि तीनों अलग अलग लिंग के हैं ना, तो ये स्त्रीलिंग वाले स्त्री के साथ प्रयोग में नहीं आ सकते, चलाएगा नहीं। वो ऐसा कहेगा कि दार आप स्त्री के पर्यायवाची वही शब्द यूज में लोगे जो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे भार्या स्त्रीलिंग है, वामा स्त्रीलिंग है, आप वो मानो, हाँ नारी है। लेकिन आप ये दार को, इसको दार भी चलता है, दार भी आता है, दारा भी होता है, दार भी आता है, दार भी होता है। और कलत्र बोले ये नहीं मानेगा। अब जो इससे अगला है, चलिए टाइम तो हो गया, मुझे वहाँ भी जाना है। अभी 2 हैं, ये कल पूरे करेंगे। इसी से आगे, इसी से कनेक्टेड है समभिरूढ़ और एवंभूत। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, जितना समझ में आ जाए उतना देख लेना। थोड़ा कम यूजफुल कम दिखते हैं, प्रयोग में ज़्यादा आते नहीं हैं, और समझना अपने लिए थोड़ा कठिन पड़ता है। तो कल की क्लास में अपन इसको पूरा करेंगे। मैं तो सोच रही थी आज के में ही पूरा कर लेंगे, ताकि अपना थोड़ा रिवीजन कर लें, फिर 2-4 दिन में टेस्ट लेके आगे चालू करेंगे। हाँ पूरी इंद्राणी इंद्र की स्थिति, इंद्राणी स्त्रीलिंग मतलब